हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 5 दिसंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है अ स्मॉल अपटिक। तो ये जो एडिटोरियल है ये जीएसटी कलेक्शंस को लेकर है। फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो फाइनेंशियल आर्टिकल्स जो भी होते हैं उनमें कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी आपको मिलती हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो मेरे साथ तो आपको बेहद आसान ये लगने वाला है सेशन, क्योंकि वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये ज़रूर कहूँगा कि आज के सेशन में बहुत सारे नए शब्द आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल अपटिक। अ स्मॉल अपटिक में अपटिक जो शब्द है इसका मतलब होता है ग्रोथ, इसे कहेंगे ग्रोथ, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंक्रीज। ग्रोथ कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह दीजिए बढ़ोतरी को बोलते हैं, मतलब राइज को कह सकते हो। तो जब कोई चीज़ फॉल हो, डिक्लाइन हो, उससे पहले जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइक। तो स्मॉल अपटिक का मतलब हो गया थोड़ी बढ़ोतरी। स्मॉल का मतलब छोटे स्तर की, अपटिक का मतलब हो गया बढ़ोतरी। तो छोटे स्तर की या थोड़ी बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से वर्ड्स आज आपको नए मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत मतलब नए अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जल्द ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज ग्रू। तो कह रहा है कि भारत का ग्रोस जहां शब्द आता है इसका मतलब होता है टोटल, कंप्लीट। तो भारत का जो सकल या संपूर्ण जो जीएसटी रेवेन्यूज है, जहां पे रेवेन्यू शब्द आता है इसका मतलब समझिए कि वो होता है इनकम कह दीजिए, आय कह दीजिए। तो भारत का जो पूरा जीएसटी से आय है ग्रू, इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये इसकी वर्ब है। कितनी? लगभग 11% इस नवंबर में। और ये हो के लगभग कहाँ पहुँच गया है ये कलेक्शन? ये लगभग 1.46 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो रेवेन्यूज है, वर्ब है इसकी ग्रू है, और ग्रू वर्ब है तो इसका फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ग्रो होती है, ग्रू होती है वो सेकेंड फॉर्म है, और ग्रोन होती है वो थर्ड फॉर्म। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ये पता होना चाहिए आपको। तो भारत का जो संपूर्ण जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़कर मतलब लगभग 11% बढ़ा है इस नवंबर में, और ये 1.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वाइल दिस इज ओनली द 10th सच ओकेजन। अब ये वाइल से जब आप कोई सेंटेंस के अंदर 2 क्लोजेज जोड़ते हो, जैसे यहां से लेकर और यहां तक, ये आपका 2 क्लोज को जोड़कर एक सेंटेंस बना है। वाइल क्या करता है? वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो 2 विपरीत वाक्यों को जोड़ेगा, 2 विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ेगा। तो यद्यपि यह केवल 10वां ऐसा ओकेजन है, 10th ऐसा ओकेजन है सिंस द ऑनसेट ऑफ द जीएसटी। कब से? जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है। ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, या फिर कहेंगे स्टार्ट। तो जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है तब से ये 10वां ही ऐसा ओकेजन है। और जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2017 में। ये 10वीं बार ही ऐसा अवसर है कि जब रेवेन्यू जो है वो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है, ठीक है। 10th टाइम ही ऐसा हुआ है 5 सालों में। लेकिन अब ये दूसरा क्लोज यहाँ पे बताएगा तो ये इसका विरोध करेगा, विपरीत वाक्य होगा। दैट मार्क हैज़ बीन कंसिस्टेंटली टॉप्ड। लेकिन एक बात ये देखिए कि ये जो एक मार्क है 1.4 लाख करोड़ वाला, ये लगातार टॉप किया जा रहा है फॉर 9 months नाउ। मतलब 9 महीने से लगातार ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा। वाइल जोड़ेगा 2 क्लोजेस को जो विपरीत उपवाक्य होंगे। दिस है इस पहले क्लोज में, इसकी वर्ब तो है इज, ठीक है। रेवेन्यूज है, इसकी वर्ब है हैव बीन। फिर दैट मार्क है, इसकी वर्ब है वो हैज़ बीन है, और हैज़ बीन टॉप्ड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यद्यपि ये 10वां ऐसा अवसर है जब से जीएसटी की शुरुआत हुई थी 2017 में कि ये 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है कलेक्शन रेवेन्यू, लेकिन ये मार्क जो है 1.4 लाख करोड़ का, इसको तो मतलब पीछे ही छोड़ा गया है लगातार 9 महीने से, इससे तो ऊपर ही रहा है कलेक्शन, ये कहना चाहता है। द 2 हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो रिसीट होता है, हालांकि पी इसमें दे रखा है लेकिन रिसिप्ट नहीं पढ़ना है, पै का उच्चारण नहीं होता है, रिसीट। जो 2 हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट सो फार, अब तक
जिनमें सबसे ज़्यादा जीएसटी की प्राप्तियां हुई हैं, और वो था कि 1.67 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ था अप्रैल में, और अक्टूबर में 1.51 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा रहा था। तो ये जो थे, ये दो सबसे ज़्यादा मतलब कलेक्शन वाले मंथ रहे थे, वर पार्टली बोल्स्टर। अब ये कह रहा है कि ऐसा हुआ क्यों था, तो इसमें आंशिक रूप से इसको स्ट्रेंथन करने में रोल किसका था? बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो आंशिक रूप से इसमें रोल था टैक्स पेयर्स फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न्स, कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब हर 3 महीने से वो रिटर्न फाइल कर रहे थे, इसका भी इसमें रोल रहा। इसी कारण से ये जो 2 महीने रहे ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कलेक्शन रहा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी मीनिंग है। तो द 2 हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट्स, इसकी वर्ब है वो है वर, और वर के साथ बोल्स्टर्ड है, तो आप देख रहे हैं कि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। वर है वो बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हुए इसका मतलब वो पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, रिसीट बोलते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपके पहले स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंटिंग पेरियोडिक स्पाइक्स। डिस्काउंट का मतलब है कि किसी चीज़ को महत्वहीन मानना, किसी चीज़ की सत्यता को स्वीकार नहीं करना, ये मान लेना कि ये तो फैक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। तो डिस्काउंटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट आप जब आईएनजी फॉर्म से करते हो तो 2 संभावनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप नाम देते हैं। एक तो नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक नाम दोगे आप जेरेंट, ठीक है। तो जब आईएनजी फॉर्म से किसी सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो उसे या तो आप कहते हैं जेरेंट या फिर कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये जेरेंट होता तो यहाँ पे शुरुआत में ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसको देखकर वर्ब हम लगाते। तो ये बात डिस्काउंट करते हुए, ये बात अस्वीकार करते हुए कि पेरियोडिक मतलब बार बार में, समय समय पर, स्पाइक्स का मतलब बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये हमने अभी देखा। अपटिक वैसा ही स्पाइक है। स्पाइक का मतलब भी क्या होता है? स्पाइक का मतलब लेवल ज़्यादा होने को बोलते हैं, किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होना, मात्रा ज़्यादा होना, वो सब। तो इस बात को अस्वीकार करते हुए कि समय समय पर जो स्पाइक्स है, जो बढ़ोतरी है इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब क्या है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहली बात तो ये नाउन है। अब आप पूछें कि नाउन क्यों है, तो इसका कारण है कि ये ANCE यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और कंप्लायंस का मतलब होता है, कंप्लायंस का मतलब क्या होगा? कंप्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है? ओबीडियंस, ठीक है। मतलब आज्ञाकारिता को बोलते हैं क्या? कंप्लायंस। आज्ञाकारिता मतलब कोई कहना मानने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लाई करने का प्रोसेस। इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो कंप्लाई होती है, तो फिर इसकी वर्ब फॉर्म है वो ओबे हो जाएगी, ठीक। तो इस बात को अस्वीकार करते हुए कि समय समय पर बढ़ोतरी होगी, कि लोग जो हैं जीएसटी जमा करवाएंगे, जब जब नोटिफाई किया जाएगा तब तब मतलब उनको जीएसटी वो जमा करवाएंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा। कई लोग जैसे टैक्स चोरी करते हैं वो चोरी कम करेंगे, लगातार समय समय पर बढ़ोतरी होगी। इस बात को डिस्काउंट करते हुए वन कैन पॉसिबली पैग। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो संभवतया पैग कर सकता है। पैग का मतलब क्या है? पैग से मतलब होता है कंट्रोल करना, या फिर कहेंगे होल्ड करना, और या फिर कहेंगे फिक्स करना, मतलब स्थिर कर देना, कीमतों को स्थिर कर देना। कहीं पर ऐसे मान लेना कि बस इस लिमिट से ऊपर नहीं, उसको बोलते हैं पैग करना। तो ये कोई भी व्यक्ति जो है वो संभवतया 1.4 लाख करोड़ का जो ये स्तर है ना, इसी को रोक सकता है एज द न्यू नॉर्मल बेसलाइन, कि भाई यही एक नॉर्मल बेसलाइन रहेगी, है ना, फॉर मंथली जीएसटी रेवेन्यूज हेयर ऑन। हेयर ऑन एक एडवर्ब है। हियर ऑन का जो वर्ड कैटेगरी है वो एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से, अब से यही एक जीएसटी रेवेन्यूज का मंथली जो एक थ्रेशोल्ड है, एक फिक्स हो गया है कि 1.4 लाख करोड़ तो रहेगा ही, ऐसा कह रहा है। तो इस चीज़ को डिस्काउंट करते हुए कि समय समय पर बढ़ोतरी होगी कंप्लायंस में, कोई व्यक्ति जो है संभवतया 1.4 लाख करोड़ को एक नई बेसलाइन मान सकता है, एक नया नॉर्मल बेसलाइन मान सकता है मंथली जीएसटी रेवेन्यूज की, हेयर ऑन मतलब अब से,
ठीक है, सब्जेक्ट 1 था, उसकी वर्ब है कैन पेग, पॉसिबली एडवर्ब है। विद ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ ऑलरेडी इन द जीएसटी किटी। किटी क्या होता है? किटी का मतलब होता है कि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए धन इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें, तो उसको किटी बोलते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रयोजन से इकट्ठा किया गया धन, तो ये जीएसटी के द्वारा इकट्ठा किया गया धन है, तो ये किटी हो गया, जीएसटी किटी, फंड कह सकते हो। तो लगभग 12 लाख करोड़ जो है पहले से ही जीएसटी फंड में है दिस ईयर, इस साल 12 लाख करोड़ रुपए तो जीएसटी से आ ही चुके हैं। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू एंड अप विद अ नॉन इनसिग्निफिकेंट सरप्लस ओवर इट्स बजट। तो गवर्नमेंट जो है संभावना ये है कि वो एंड अप करेगी, मतलब ये इस वर्ष का एंड इस तरह से करेगी, कैसे? विद अ नॉन इनसिग्निफिकेंट सरप्लस, कि अब की बार नॉट इनसिग्निफिकेंट सरप्लस, तो अब की बार अपने बजट से ऊपर, मतलब बजट जो सरकार ने तय किया है ना उससे ऊपर, नॉन इनसिग्निफिकेंट। अब नॉट इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन होता है, नोट लगा दिया तो महत्वपूर्ण हो गया, है ना। सरप्लस का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा है, तो जितना कलेक्शन होना चाहिए था जो बजट सरकार ने तय किया हुआ था उससे मतलब ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण होगा, ये कह रहा है। तो अभी ऑलरेडी इतना पैसा तो आ ही चुका है इस फंड के अंदर। अब गवर्नमेंट की संभावना ये है कि इस वित्त वर्ष में अपना बजट जो इसने लगा रखा है गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा कुछ सरप्लस रहने की संभावना है। लाइकली टू का मतलब संभावना होना, गवर्नमेंट की वर्ब इज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दिस इज वेलकम फिस्कल हेडरूम। अब ये जो हेडरूम है इसको आप एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मानिए। हेडरूम का मतलब है अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी जो होती है उसे आप कह सकते हैं। वैसे हेडरूम का मतलब होता है जो आप जैसे मान लीजिए कमरे में जा रहे हैं आप, जो एक साइज है सीलिंग की मानो, या फिर आप जब कोई देखते हैं कि गेट बना होता है उसकी जो दरवाजे की ऊपर की जो एक लेवल है वो साइज है और सर है, उसके बीच का जो गैप होता है ना उसको हेडरूम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब है वो अपॉर्चुनिटी से है, अवसर से है कि प्रगति करने की संभावना है, ये कहना चाहता है। तो दिस इज वेलकम फिस्कल हेडरूम, फिस्कल का मतलब वित्तीय, तो ये एक जो वित्तीय मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्वागत योग्य है। जिसकी वर्ब इज है। वेलकम एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, वेलकम नाउन भी होता है, वेलकम एडजेक्टिव भी होता है, याद रखना। स्पेशली सिंस द सेंटर सब्सिडी बिल ऑन आइटम्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड फूड ग्रेन्स हैज आल्सो सरपास द बजट मैथ। कब? विशेष करके उस स्थिति में जब सेंटर का सब्सिडी बिल है, सेंटर जो सब्सिडी देती है, सेंटर जो छूट देती है ऑन आइटम्स, कुछ वस्तुओं पर, जैसे कि सच एज उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि उर्वरक हैं या फिर अनाज हैं, ये जो बिल है ये भी मतलब सरपास कर गया है बजट मैथ से। जो बजट का एक गणित है उसको ये भी पार कर गया है। सरपास का मतलब क्या होता है? सरपास का मतलब होता है आउटपेस, आउटपेस कह सकते हो, या फिर इसे आप कह सकते हो एक्सीड करना या एक्लिप्स करना, आगे निकल जाना, मतलब ये होता है इसका, आगे निकल जाना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? आगे निकल जाना। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है एक स्वागत योग्य फिस्कल हेडरूम है, मतलब एक वित्तीय अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए कि पैसा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, विशेष करके उस स्थिति में कि सेंटर का सब्सिडी बिल, अब चूंकि अगर ज़्यादा पैसा नहीं आता, बजट जितना लगा रखा था गवर्नमेंट ने, तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि भाई सरकार जो सब्सिडी देने वाली थी वो भी ज़्यादा मिलती, इस बार सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ती जनता को, तो फिर ये बजट गड़बड़ा जाता। लेकिन अब चूंकि पैसा उधर ठीक आ गया है तो सब्सिडी बिल ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ेगा, सरकारों को घाटा नहीं होगा। ठीक है, तो वित्तीय एक अच्छी स्वतंत्रता, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, विशेष करके तब जो सेंटर का सब्सिडी बिल है कुछ आइटम्स पर जैसे कि फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन्स पर, वो भी यहाँ पे सरपास हो चुका है, आगे निकल चुका है बजट मैथ से। एंड मे हेल्प द गवर्नमेंट स्टिक टू, और ये सहायता कर सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे बने रह सकती है। स्टिक टू का मतलब होता है पालन कर सकती है, वहीं पर फिक्स रह सकती है। स्टिक टू का ये मतलब है, स्टिक टू का मतलब एडहेयर टू कह सकते हो, स्टिक टू का मतलब होता है एडहेयर टू, और गवर्नमेंट यहाँ पे स्टिक टू रह सकती है इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट, कि जो वित्तीय घाटे का भी एक गणित लगाती है सरकार कि इस बार इतना घाटा ही हम झेल पाएंगे, तो वो जो घाटे की गणित लगा रखी थी उसको ठीक है सरकार जितना मतलब एंड्योर कर सकती थी, टॉलरेट कर सकती थी ना, उसी लिमिट में ये घाटा होगा। ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड, फ्लिप साइड का मतलब ऑपोजिट साइड, फ्लिप साइड का मतलब है ऑपोजिट साइड, और याद रखना कि ये जो ऑपोजिट साइड होती है ये ज़्यादा मतलब कहें कि
बेहतर नहीं होती है, अनइम्पॉर्टेंट होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है ये साइड। तो फ्लिप साइड जो है उसको देखें तो नवंबर का जीएसटी रेवेन्यूज है आर नॉट एन एंथ्यूजिंग इंडिकेटर। मतलब अभी तक तो सब बातें अच्छी अच्छी करी, पॉजिटिव साइन बताए, अब थोड़ा सा उसका फ्लिप साइड देखें। जो थोड़ा सा आप कहें कि एक डार्क साइड जो है इस चीज़ की, जो नेगेटिव इसका पहलू है वो ये है कि हालांकि जो हावेवर मतलब हालांकि जो पहले बात करिए उससे विपरीत है, नवंबर का जो जीएसटी रेवेन्यूज है, नवंबर में जो जीएसटी से आय हुई है वो एंथ्यूजिंग इंडिकेटर नहीं है। एंथ्यूजिंग का मतलब है उत्साहित करने वाला, पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहे हैं उसमें अबाउट द स्टेट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी। अगर व्यापक अर्थव्यवस्था की बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ उत्साहित करने वाले कुछ संकेत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जीएसटी रेवेन्यूज की वर्ब है वो आर है। एंथ्यूजिंग का मतलब है एंथ्यूजियास्टिक, एक वर्ड बनता है इसी से, मतलब एक प्रकार से यूँ कहें कि ऊर्जा प्रदान करने वाला, उत्साहित करने वाला, वो एंथ्यूजिंग है। एडजेक्टिव है, इंडिकेटर यहाँ पे नाउन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The 10.9% ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ इन नवंबर। अब कह रहा है कि नवंबर में कुल मिला के जो ग्रोथ रही वो जीएसटी में 10.9% की रही। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो होना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? शो होना। तो रिफ्लेक्ट करते हुए, ये दिखाते हुए, तो ये हो जाएगा शो। क्या दिखाते हुए? कि ट्रांजैक्शंस अंडर टेकन इन अक्टूबर, कि जो लेन देन ट्रांजैक्शन हुए थे अक्टूबर में, When the major festivals, उस समय कुछ मुख्य त्योहार थे जिसमें दिवाली भी शामिल था। अकर का मतलब होता है हैपन होना, ट्रांसपायर होना, घटित होना। तो जब दिवाली भी उसी समय आई थी। इज द स्लोवेस्ट अपटिक, ये सबसे कम बढ़ोतरी है रिकॉर्डेड सिंस जून 2021। अगर आप जून 2021 से लेकर आज तक के आंकड़े देखें तो सबसे कम बढ़ोतरी इसी मंथ में रही है। एक बार फिर समझिएगा, 10.9 का जो ओवरऑल जीएसटी, ये जो कलेक्शन ग्रोथ रही नवंबर में, रिफ्लेक्टिंग, ये शो करते हुए, ये डिस्प्ले करते हुए कि जो लेन देन रहा अक्टूबर के अंदर, जब अब अक्टूबर की बात कर रहा है, उस समय तो मुख्य फेस्टिवल्स भी थे, है ना, मुख्य फेस्टिवल हुए थे। तो जो ट्रांजैक्शंस अक्टूबर में हुए उसी का तो लेखा जोखा नवंबर में आएगा। तो नवंबर की जो ग्रोथ रही वो, अब ये ग्रोथ की वर्ब है इज, ये सबसे कम अपटिक है, सबसे कम ग्रोथ है। कब से? जून 2021 से। कुछ काम की बातें हैं, एक तो इंक्लूडिंग है, वो प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग की वर्ड कैटेगरी जो होती है प्रेपोजिशन होती है। एक्सक्लूडिंग भी एक प्रेपोजिशन होता है, याद रखना है। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बोथ आर प्रेपोजिशंस। दूसरी बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि आपको सिंस दे रखा है, क्योंकि जब आप एक निश्चित समय की बात करते हो, निश्चित समय का मतलब थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि कोई टाइम का आपको नाम दे रखा हो, किसी भी टाइम का एक फिक्स नाम दे रखा हो। जैसे यहाँ पे जून 2021, आपको एक ईयर और मंथ का नाम दे रखा है। तो ये जो नाम जो दे रखा होता है किसी टाइम को, वही निश्चित बन जाता है, वही निश्चित कहलाता है, उससे पहले सेंस लगता है। लेकिन जब नाम नहीं हो, मैं मान लीजिए ऐसा होता 2 साल से, 1 साल से, तो उस वर्ष का नाम ही नहीं है, तो फिर आप 4 लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अकर्ड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, डबल आर आएगा, डबल सी आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। रिफ्लेक्ट का शो करना होता है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब अगर देखेंगे तो ग्रोथ की वर्ब तो इज है, और फेस्टिवल्स की वर्ब है वो अकर्ड है, ठीक है। आगे देखिए, नवंबर रेवेन्यूज वर द लोवेस्ट इन 3 मंथ्स। नवंबर की जो आय रही वो 3 महीनों में सबसे कम रही, और इसने मार्क किया नियरली 4% डिप, मतलब यहाँ 4% लगभग गिरावट आई। डिप का मतलब गिरावट आना। अक्टूबर्स किटी, जो अक्टूबर के अंदर जीएसटी का फंडिंग रही, जीएसटी जो कलेक्शन हुआ, किट्टी बता ही दिया, किसी विशेष प्रयोजन से इकट्ठा किया गया पैसा है। तो नवंबर का जो पैसा था, नवंबर की जो आय थी, ये इसकी वर्ब हो गई वर, ये सबसे कम थी 3 महीनों में, और इस रेवेन्यूज की वर्ब ही मार्क्ड है, और इसने मार्क किया लगभग 4% डिप यहाँ पे देखने को मिली है अक्टूबर किट्टी में। ई वे बिल जनरेशन, ई वे बिल होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन में सामान का आवागमन जो होता है, अगर सामान 50,000 से ज़्यादा का सामान है तो एक रसीद काटनी पड़ती है, ई वे बिल जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं कटता है, ये नहीं भरा जाता है ई वे बिल, तो फिर चालान काटे जाते हैं ट्रक वगैरह के। तो ये सब होता है ई वे बिल जनरेशन। तो ई वे बिल जनरेशन जो है ब्रॉडली इंडिकेटिंग आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है आउट गोइंग, बाहर जाना। इनफ्लो होता है इनकमिंग। तो कह रहा है कि लगभग, मतलब ये मानो कि बड़े स्तर पर ये बताता है कि कितना सामान जो है वो प्रोड्यूसर जिसने उत्पादन किया है वहाँ से कितना सामान गया है, कहाँ तक, थोक विक्रेता के पास, और रिटेल सप्लाई, खुदरा सप्लाई चेन्स के लिए, ठीक है। चेन्स श्रृंखला होती है एक, कि जो प्रोड्यूसर है वो कितना सामान भेज रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये दिखाते हैं ई वे बिल।
तो ये ई वे बिल का यहाँ तक डिस्क्रिप्शन दिया, फिर ई वे बिल पे फिर से आ जाओ, ये जनरेशन ड्रॉप हुआ। कहें कि ई वे बिल भी कम यहाँ पे दर्ज किया गया। स्टीपर 8.6% सिक्वेंशली, और स्टीपर का मतलब काफ़ी तेज गति से, शार्पर कह सकते हो। स्टीप का मतलब होता है शार्प, शार्पर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है ना, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। सिक्वेंशली मतलब कंजकेटिवली, एक के बाद एक, यहाँ पे गिरावट 8.6% रही है। परहैप्स एज फैक्ट्रीज रिकॉर्डेड हायर डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब होता है, यूँ कह दें कि बंद रही मशीनें। डाउन टाइम का मतलब, एक व्यक्ति के लिए डाउन टाइम का मतलब है कि वो रिलैक्स कब कर सकता है, कब उसके पास समय होता है। और वैसे अगर मशीन या फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ के लिए कहें तो वो बंद पड़ी हैं, उनको कोई यूज़ नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट इन यूज़, तो वो डाउन टाइम है उनका। तो फैक्ट्रीज जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया, फैक्ट्रीज़ की वर्ब रिकॉर्डेड है। हायर डाउन टाइम्स कहीं ज़्यादा, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद पड़ी रहीं। अमिड एक्सटेंडेड हॉलीडेज, अमिड आपका प्रेपोजिशन है, एक्सटेंडेड एडजेक्टिव है, इन हॉलीडेज यहाँ पे नाउन है। अमिड प्रेपोजिशन है तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि प्रेपोजिशन अपने बाद में एक नाउन लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे हॉलीडेज नाउन है, इस नाउन की जो एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है, वो एक्सटेंडेड है। अमिड यहाँ प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ ने रिकॉर्ड किया, दर्ज किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब फैक्ट्रियाँ बंद रही क्योंकि इनमें हॉलीडेज़ काफ़ी ज़्यादा रहे, एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ रहे, इसके चलते। आगे देखें, वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब एक इमेजिनेशन है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जिसे हम इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट कहते हैं, उसके अंदर ये सब देखने को मिलता है आपको, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट में। तो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति ने एक्सपेक्ट किया होगा, क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि फेस्टिव कंजम्पशन टू स्पाइक, कि जो त्यौहार के टाइम पे जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो कहीं ज़्यादा होगा और वो स्पाइक कर देगा किसको, जीएसटी इनटेक को, मतलब जीएसटी इनटेक ज़्यादा होगा। डेस्पाइट द ई वे बिल डिक्लाइन, किसके बावजूद, ई वे बिल्स डिक्लाइन के बावजूद। हालांकि ई वे बिल गिरा है, गिरावट आई है, डिक्लाइन हुआ है, इसके बावजूद। डेस्पाइट के बारे में तो मैंने लगभग हर सेशन में बताया है कि डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और आपने देखा है रिवीजन की ताकत को, कि जितनी बार मैंने आपको बताया है उतनी बार आपने भी, जहां से भी आप देख रहे होंगे वहीं से आपने भी दोहराया है इस वर्ड को मेरे साथ साथ, कि डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और डेस्पाइट के बराबर हम रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ को, ठीक है ना। इन स्पाइट में ऑव लगता है, डेस्पाइट में ऑव नहीं लगता है, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। डेस्पाइट का वर्ड कैटेगरी प्रेपोजिशन है, डिक्लाइन का मतलब गिरावट होता है। तो कोई भी व्यक्ति एक्सपेक्ट करता, ठीक है, कि फेस्टिव कंजम्पशन जो है उसके कारण जीएसटी इनटेक बढ़ेगा, जीएसटी मतलब यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए था, इसके बावजूद कि ई वे बिल में डिक्लाइन हुआ है। कारण ये था क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है, लिस्ट होती है आइटम्स की, कि मान लीजिए किसी घर में कितना सामान है, वो लिस्ट जो बनेगी वो इन्वेंट्री बनेगी, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। क्योंकि इन्वेंट्रीज वर ऑलरेडी बिल्ट अप इन एंटिसिपेशन, क्योंकि पता ऐसे लग रहा था कि भाई सामान तो काफ़ी खपत होगी, तो पहले से ही एक लिस्ट बन चुकी थी एंटिसिपेशन में ही। एंटिसिपेशन का मतलब पूर्वानुमान होता है, तो पूर्वानुमान लगाकर ही सारे जो आपके कह सकते हो कि स्टोर वगैरह थे या गोडाउन्स वगैरह थे, वो सब भर लिए गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब ये सब कुछ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खपत होने वाली है। तो इन्वेंट्रीज जो है वर ऑलरेडी बिल्ट अप का मतलब बनाना भी कह सकते हो, राइज करना, इंक्रीज करना भी कह सकते हो। तो इन्वेंट्रीज की वर्ब है वर बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म हो गई, पैसिव हो गया। ऑलरेडी है वो एक एडवर्ब है, एडवर्बियल है, ठीक है। इन एंटिसिपेशन मतलब पूर्वानुमान में। दैट इफेक्ट अपीयर्स म्यूटेड, लेकिन अब वो प्रभाव जो है ऐसा लगता है कि शांत पड़ चुका है। म्यूट का मतलब साइलेंट होना होता है, तो ये प्रभाव अब थोड़ा निष्क्रिय हो चुका है कह सकते हो। इफेक्ट की वर्ब अपीयर्स है। एंड इट इज़ क्वाइट पजलिंग, और ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है। पजलिंग है वो परेशान करने को बोलते हैं। क्वाइट एडवर्ब है, पजलिंग एडजेक्टिव है, इट की वर्ब इज है। क्या, दैट कंजंक्शन हो गया। रेवेन्यूज कॉन्ट्रैक्टेड ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर। ये ध्यान रखें कि दो एक जैसे नाउन्स अगर जुड़ते हैं, N1 और N2, दो नाउन्स हैं, दोनों बराबर हैं, बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों नाउन्स सिंगुलर आते हैं। जब दो एक जैसी नाउन्स हों, बीच में प्रेपोजिशन हो और जोड़े गए हों प्रेपोजिशन से, दोनों नाउन्स सिंगुलर आएंगे, सेम होने चाहिए। तो देखो ईयर ऑन ईयर दोनों तरफ सेम नाउन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इनमें गिरावट आई, डिक्रीज हुए, संकुचन हुआ। एज मैनी एज 7 स्टेट्स, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये एज मैनी एज करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, सीधा लिखते हैं ना 7 स्टेट्स।
तो जब लिखने वाला एम्फेसाइज करता है कोई चीज़ को, सरप्राइज्ड है वो चीज़ बताकर कि ये बहुत आश्चर्यजनक संख्या है, आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, वहाँ पे आप एज मैनी एज या एज मच एज का प्रयोग करते हैं संख्या या मात्रा के साथ। तो 7 राज्यों में ऐसा हाल रहा जिसमें गुजरात और केरला शामिल है, इंक्लूडिंग फिर आ गया प्रेपोजिशन है। तो कह रहा है कि वो इफेक्ट अब शांत पड़ चुका है और ऐसा लगता है कि शांत हो गया है। और ये बड़ा ही परेशान करने वाला विषय है कि जो भी आय हुई है वो हर साल दर साल की जो आय है वो 7 स्टेट्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, संकुचित हुई है, गिरी है, और इन 7 राज्यों में ये 2 राज्य शामिल हैं। ग्रोथ इन इनफ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शोड फ्रॉम 18% इन अक्टूबर टू 8% लास्ट मंथ। जो वृद्धि है किसमें? इनकमिंग में। इनफ्लोज मतलब अंदर आना, आउटफ्लो मतलब बाहर जाना। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो भी हुए, घरेलू जो लेन देन हुए, उससे जो ग्रोथ हुई, मतलब इनफ्लो होना था, जो जीएसटी आनी थी, उसमें जो ग्रोथ है उसने शो किया, क्या किया, सॉरी स्लो हुई, वो स्लो हुई, धीमी पड़ी। 18% अक्टूबर में रहा, तो ये पिछले महीने नवंबर में 8% ही रहा। वाइल रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जबकि सामान के इंपोर्ट से, सामान के आयात से जो रेवेन्यू मिलना है उस रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। राइज की सेकेंड फॉर्म है। राइज के बारे में भी मैंने बहुत बार बताया है, राइज, रोज और रीजन, ये 3 फॉर्म्स इसकी होती हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है। राइज, रोज, रीजन। राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो कह रहा है कि जहां एक तरफ ये भी देखो कि रेवेन्यू जो है इंपोर्ट से, गुड्स के इंपोर्ट से, मतलब सामान के आयात से जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ बढ़ा, कितना? 20% नवंबर में। ए पॉसिबल साइन, अब ये संभावित एक संकेत है, दैट द कंजम्पशन रिकवरी रिमेन्स अनइवन, की कंजम्पशन की जो रिकवरी है वो अभी भी असमान या विषम बनी हुई। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, असमान, विषम। विद गुड्स कंज्यूम्ड बाई हायर इनकम ग्रुप्स सीइंग ए बेटर रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब है रिकवरी। इसमें जो हायर इनकम वाले ग्रुप हैं, जिनकी आय ज़्यादा है, उनके द्वारा जो कंजम्पशन हुआ है ना वो ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसमें अच्छा बाउंस बैक हुआ है, ये कह रहा है। तो ग्रोथ की वर्ब है वो स्लोड है, रेवेन्यूज़ की वर्ब है वो रोज है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। कंजम्पशन रिकवरी की वर्ब है वो यहाँ पे रिमेन्स है, और रिबाउंड का मतलब रिकवरी होता है, और कुछ इसमें खास था नहीं। दिसंबर्स पोस्ट फेस्टिवल जीएसटी कलेक्शन, पोस्ट और प्री दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर प्री लगाते हो तो उससे पहले, पोस्ट लगाते हो तो उसके बाद में। तो पोस्ट फेस्टिवल का मतलब हो गया त्योहार के बाद। जो दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन रहा वो यहां यील्ड कर सकता है क्लियर पिक्चर। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना है, यील्ड का मतलब यहां है प्रोड्यूस करना। तो कह रहा है कि दिसंबर का जो पोस्ट फेस्टिवल है जीएसटी कलेक्शन है, मतलब त्योहार के बाद का जो जीएसटी कलेक्शन रहा वो यहाँ कुड है, वो पॉसिबिलिटी बताता है प्रेजेंट की, वो यहाँ यील्ड कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है कहीं अधिक साफ तस्वीर। बोथ ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स, दोनों जगह पे, एक तो ये वाली जगह, दूसरा ग्रोथ ट्राजेक्ट्री ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोथ ट्राजेक्ट्री, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ होता है, वलय होता है। तो एक वृद्धि का जो ग्राफ है इकोनॉमी का, उस पर भी देख लो, या हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स है उसको देख लो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक चीज़ को मेंटेन करने की जो समर्थता है, एबिलिटी है, उसको बोलते हैं। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप किसी चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं उसी समान लेवल पर, उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, बोथ के साथ में एंड लगता है, तो ये बोथ है, ये एंड है, ठीक है। और हेडलाइन रेवेन्यू नंबर क्या होता है? तो हेडलाइन रेवेन्यू नंबर, मान लो कोई भी कंपनी है, उसके रेवेन्यू डे टू डे जो चीज़ें चलती हैं उससे रेवेन्यू, उसमें वो चीज़ें हम शामिल नहीं करते हैं जो कभी कभार ही होती है कंपनी में, उस लॉस या उस प्रॉफिट को शामिल नहीं करेंगे। ये वो प्रॉफिट ही शामिल होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स, ठीक है। द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी परिषद है, मीटिंग दिस मंथ आफ्टर अनदर प्रोलॉन्ग्ड गैप। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है एक्सटेंडेड, मतलब बढ़ा हुआ, गैप का मतलब अंतराल। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग दिस मंथ, जो इस महीने मिल रही है, एक और बहुत बड़े अंतराल के बाद में, मस्ट एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, मतलब गति तेज कर देना, हैसन, गति तेज कर देना।
तो जीएसटी काउंसिल जो मिल रही है इस बार काफ़ी लंबे गैप के बाद में, एक और बहुत प्रोलॉन्ग्ड गैप है उसके बाद में, इसको ये लॉन्ग अवेटेड जो एक्शन है पेंडिंग इश्यूज़ पर, जो बकाया मुद्दे हैं, जो मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर काफ़ी लंबे समय से एक एक्शन लिया जाना था, वो लॉन्ग अवेटेड है, काफ़ी समय से उसका इंतजार है, उसके प्रोसेस को तेज कर देना चाहिए। किस लिए? ताकि इसको बोल्स्टर कंप्लायंस, बोल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, कंप्लायंस का मतलब आज्ञाकारिता होती है, ताकि इसका पालन और अच्छे से किया जा सके। एंड नॉट लूज साइट ऑफ द लार्जर करंटली डेफर्ड प्लान। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, ये डिफर है वैसे, DEFER, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफर होता है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, या फिर आप इसे कहेंगे पुट ऑफ, मतलब स्थगित करना, इसको बोलते हैं डिफर। और इसको मतलब वो चीज़ ओझल नहीं होनी चाहिए उसकी आंखों से। लूज साइट का मतलब है उसको देखना है, टकटकी लगाकर देखना है, वॉचफुल रहना है। लार्जर बड़े स्तर का, करंटली वर्तमान में। डेफर्ड मतलब जो स्थगित कर दिया गया प्लान, योजना। टू रैशनलाइज द टैक्स रेट्स, रैशनलाइज का मतलब चेंज करना है, वैसे रैशनलाइज होता है एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, लेकिन यहाँ पे है चेंज करना, ठीक है, अधिक बेहतर बनाने के लिए उसको चेंज करने को बोलते हैं। और टैक्स रेट्स, जो भी टैक्स की दरें हैं, उसको मतलब चेंज करने की जो प्लान इसका है, उसको विद अ व्यू टू, किस दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ग्रामर को लेकर, यहाँ स्परिंग आना चाहिए, विद अ व्यू टू के साथ में ING आता है, तो यहाँ पे होना चाहिए स्परिंग। और स्पर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करना, प्रेरित करना, ठीक है। किस दृष्टिकोण से? कि ब्रॉड बेस्ड, जो व्यापक स्तर पर, और सस्टेनेबल कंजम्पशन ग्रोथ है। सस्टेनेबल का मतलब है जो वही बनाए रखने योग्य, कंजम्पशन उपभोग, ग्रोथ जो है उसको स्पर करने के उद्देश्य से, उसको प्रेरित करने के, उसको पुश करने के उद्देश्य से। एक बार फिर समझना, आसान कर देता हूँ। जीएसटी काउंसिल जो इस बार काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद मिल रही है, उसको ज़रूर से ज़रूर, मस्ट है तो वो बताएगा कि ज़रूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। क्या करना चाहिए? जो काफ़ी लंबे समय से लंबित जो कार्य हैं उनको एक्सपेडाइट करना चाहिए। किस पर? पेंडिंग इश्यूज़ पर। किस लिए? ताकि इसका और बेहतर ढंग से कंप्लायंस हो सके। और जो बड़े स्तर के, व्यापक स्तर के जो योजनाएं थी, जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हैं, पोस्टपोन की हुई हैं, क्या कि टैक्स को, रेट्स को बदलना है। किस लिए? ताकि ब्रॉड बेस्ड, व्यापक स्तर पर, और जो बनाए रखने योग्य कंजम्पशन ग्रोथ है उसको स्पर करने के उद्देश्य से, वो काफ़ी समय से नहीं हुआ था, उसको भी इनको क्या करना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए, उसको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। लूज साइट ऑफ का मतलब इग्नोर मान लीजिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये था सब आज के इस सेशन में। अब उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रामर बेस्ड, जिसमें हम बात करेंगे एरर की, कि क्या इसमें एरर है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं।